बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 जन्मभूमि का मान। तो बच्चों, जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश का सपूत अगर अपने प्राणों की भी बलि दे दे तो उसका शत्रु भी जो है उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो आइए इस पाठ में हम अपनी जन्मभूमि के मान के लिए अपने इतिहास के गौरव को बढ़ाने वाली कुछ गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? देश प्रेम, साहस, वीरता, एकता, राष्ट्र सम्मान के लिए बलिदान की भावना को बढ़ावा देना। ये सब इस पाठ के उद्देश्य है कि देश के प्रति प्रेम, साहस, वीरता, एकता और अपने देश के सम्मान के लिए बलिदान की भावना को बढ़ावा देना। इसके बाद पाठ प्रवेश, जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यदि जन्मभूमि के मान की रक्षा के लिए उसका सपूत प्राणों की बलि दी जाए तो शत्रु भी उसके देश प्रेम के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। तो शत्रु भी क्या है, उसके सामने घुटने टेक देता है जब एक सपूत अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। इतिहास की ऐसी गौरवपूर्ण गाथाओं को युगों तक विस्मृत नहीं किया जा सकता। तो इतिहास में ऐसी बहुत सी गौरवपूर्ण गाथाएं हुई हैं जिनको हम युगों युगों तक याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला दृश्य, स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह महाराव, हम राजपूतों की छिन छिन असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। फिर राव हेमू कहते हैं और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह कहते हैं इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित रहा है। राव हेमू, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह कहते हैं महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माना तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। फिर राव हेमू कहते हैं ताकत की बात न छेड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। यानी अब उनकी एकता को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है, अब उनकी एकता को हम तोड़ देंगे। फिर अभय सिंह कहते हैं किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है, लेकिन इसमें अनुशासन का अभाव हो जाएगा, यानी अनुशासन एकदम टूट जाएगा, हमारे देश से बिखर जाएगा। फिर राव हेमू कहते हैं प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर भी वह महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या है, बूंदी राज्य स्वतंत्र और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है। फिर अभय सिंह कहते हैं तो मैं जाऊं? फिर राव हेमू कहते हैं आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान, अब दोनों अलग अलग तरफ प्रस्थान करते हैं, पट परिवर्तन। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। अब चित्तौड़ के राजमहल के बारे में हम पढ़ेंगे। महाराणा लाखा वो चिंतित और व्यवस्थित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने एक कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है यह मेरा ही हृदय जानता है। तो क्या है, इस बार हाड़ाओं ने उनको हराया है, विफल किया, पराजित किया, तो ये बात से उनका हृदय जो है एकदम टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, और क्या है ये बस वही जानते हैं। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा का अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार की सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है।
महाराणा सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें भीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा आज राज दरबार में, क्योंकि जब से हमें राव हेमू द्वारा पराजित मिली है तब से मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावण और वीरवर हमीद का रक्त जिसके धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग आए, यह कितने कलंक की बात है। फिर अभय सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तब भी प्राणों पर खेल कर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हमें लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? वो भी अभय सिंह इनके सेनापति उनको समझाते हैं कि इसमें इतना शोक करने वाली बात नहीं है। हड़ाओं ने हम पर रात के समय हमला किया था और जिस वजह से हमारे सैनिक रात को डाबा बोलने की वजह से तो वो घबराकर हमारे सैनिक वहां से भाग गए, और आप तो अपने प्राणों को दाव पर रखकर राव हेमू से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े थे, उससे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें लोग आपको वहां से वापस ले आए। तो इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कोई भी कारण नहीं है। महाराणा कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। ये कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। कि मेवाड़ की सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी दृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा आप न करें। उन्होंने कहा कि आप एक छोटे से बूंदी राज्य के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं? बूंदी को उसकी दृष्टि के लिए दंड तो दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग जो हैं वो बहुत ही वीर हैं, युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतिम विजय हमारी होगी, लेकिन उसमें कई दिन लग जाएंगे, तो इसके लिए इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। महाराणा कहते हैं, आप यह कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। तो उन्होंने अपने सेनापति को बताया कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले हर वंश का यही कर्तव्य है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि मैं अपने वचन को वापस नहीं ले सकता। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उस बीच में नहीं लौटाया जा सकता। तो अगर कोई तीर तरकश पर चढ़कर एक बार छोड़ दिया जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में वह पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। तो क्या था? उन्होंने कहा ठीक है, सारी चीजें सही है, लेकिन महाराणा लाखा की जो प्रतिज्ञा है वो वास्तव में एक प्रतिज्ञा है जो कि पूर्ण होनी चाहिए। ये पत्ते में गान, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ वेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। तो क्या है? उन्होंने कहा कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है, तो इन एकता को मत तोड़िएगा। गाते हुए चारणी का प्रवेश, तो ये गाते हुए चारणी का प्रवेश होता है। महाराणा कहते हैं, तू कुछ गा रही थी चारणी,
तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जाने दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। तो क्या था कि वो चारनी से कहते हैं कि तू कुछ गा रही थी चारनी, तो उसने राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश को स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी वो अपने गीत में। लेकिन महाराणा कहते हैं कि मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, मैं तो इन दो जातियों को मैं जाने दुश्मनी करने जा रहा हूँ। चारनी कहती है कि आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर सभी को विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि समय की फेर से आज हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई दुष्टता बन पड़ी है तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। तो वो उनको क्या है, वो उनको समझाती है कि ऐसा ना करे कि जब भी मेवाड़ में विपत्ति आई है तो हाड़ा लोगों ने हमारी सहायता की है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि महाराणा आप इस चीज को भूल जाइए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध ऐसे ही बना रहने दीजिए। तो महाराणा कहते हैं चारनी तुम बहुत देर से आई। फिर अभय सिंह कहते हैं चारनी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लेंगे अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। चारनी कहते दुर्भाग्य सोच कर महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, देश का कोई भी शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह कहते हैं कि महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। फिर चारनी कहती है उसका एक उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? तो महाराणा कहते हैं अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन में संतोष नहीं होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे। तो क्या है, अभी महाराणा कहते हैं कि अभी तो मैं नकली दुर्ग बनवा कर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन कर लूंगा, अपने नियम का पालन कर लूंगा, लेकिन मैं उनको विध्वंस किए बिना अभी तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा। जब तक मैं उन्हें दंड नहीं दे देता मुझे चैन की सांस नहीं मिलेगी। फिर अब वो सेनापति से कहते हैं कि नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध कीजिए। सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? तो अभी अभय सिंह कहते हैं कि आप एक बार दुर्ग का निरीक्षण कर लीजिए कि दुर्ग में सारी चीजें ठीक है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। महाराणा कहते हैं क्यों न बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। तो क्या है, उन्होंने कहा कि इस मिट्टी के दुर्ग को हम मिलाकर मुझे संतोष नहीं होगा, लेकिन इससे क्या है मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और मुझे अपनी प्रतिज्ञा से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद ठंडे दिमाग से शांति के साथ हमें ये सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता के समक्ष कैसे लाया जाए, उनको मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए कैसे हम बाध्य कर सकते हैं। अभय सिंह निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा कहते हैं किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। फिर अभय सिंह कहते हैं हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छोचे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। तो उन्होंने एक उपाय दिया कि इस मिट्टी के दुर्ग के अंदर हमारे ही कुछ सैनिक होंगे जो गोलियों से ऐसे नकली गोलियों से क्या है छूचे वार करेंगे, यानी नकली वार करेंगे हम पर ऐसे ही, और कुछ ही देर में ये मिट्टी का दुर्ग जो है मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चले, अब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। दोनों का जाना। दूसरी तरफ से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बन गई है। पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारे जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है।
वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? फिर दूसरा हाथी कहता है, किंतु यह तो नकली बूंदी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इस नकली दुर्ग को मिट्टी में मिला भी देंगे तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? फिर वीर सिंह कहते हैं, विकार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। वो क्या है, अभी वो अपने सैनिकों में वो करते हैं कि धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है और बूंदी का अपमान हम आसानी से नहीं कर सकते। आज हम महाराणा को आश्चर्य से दिखा देंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा, ये एक सच्चाई है कि हम अपनी जन्मभूमि की जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए यहाँ के चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तो यानी हम इस अपनी नकली बूंदी के राज्य को भी मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, उसके लिए भी हम अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देंगे। तो हम सभी हाड़ाएं जो है इनके खून से धरती लाल हो जाएगी, लेकिन हम अपनी इस बूंदी राज्य का अपमान नहीं होने देंगे। तीसरा साथी, लेकिन सरदार हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें इनकी इच्छा में व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार हम तो महाराणा के सेवक हैं, तो हम उनके विरुद्ध तलवार कैसे उठा सकते हैं? और हमारा शरीर जो है वो महाराणा के नमक से बना है, तो हम उनकी इच्छा में किसी प्रकार का व्यवधान कैसे डाल सकते हैं? वीर सिंह कहते हैं, जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। उन्होंने कहा, अभी वीर सिंह ने क्या कहा कि आज हमारी जन्मभूमि पर बात आई है और जब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मेवाड़ पर कभी किसी ने आक्रमण किया है तो हमने महाराणा की तरफ से पूरी तरह से लड़ी है, उनके नमक का पूरा कर्ज उतारा है। लेकिन जब बात मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आ जाए, यानी मेवाड़ और बूंदी के मान की बात आ जाए, तो वहां पर हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें जो है वो महाराणा के चरणों में रख कर उनसे क्या है विदा लेंगे और बूंदी की ओर से हम अपने प्राणों की बलि देंगे, क्योंकि बूंदी हमारी जन्मभूमि है, उसके लिए हमें अपने प्राणों की बलि देनी ही होगी। और आज यही अवसर आ गया है कि हमें बूंदी के लिए महाराणा के सामने अपनी तलवारें रखनी होंगी और अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाना होगा। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है और जहाँ पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई निकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता, जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो क्या था, पहला साथी कहता है कि ये निश्चय है कि निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है और जहाँ पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। तो यानी जहाँ पर भी चाहे नकली हो चाहे असली हो, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि का अपमान किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। तो उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि अब इस नकली दुर्ग पर भी तुम किसी तरह से आक्रमण उन्हें नहीं करने दोगे, मेवाड़ को। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हमारे इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज नहीं फहराएगा। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाप्ति। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। ठीक है, इसके बाद चौथा दृश्य आता है, स्थान बूंदी के नकले दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। तो अब ये बूंदी का नकली दुर्ग है, उसका बंद द्वार है और महाराणा लाखा और अभय सिंह का भी प्रवेश होता है। महाराणा, सूरज डूबने को आया, यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। तो अभी क्या है, महाराणा क्या कहते हैं कि सूरज डूबने का आया है, लेकिन अभी तक कितनी लज्जा की बात है कि अभी तक हमारी सेना बूंदी के इस नकली दुर्ग पर विजय प्राप्त कर वहां पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है।
वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते हैं कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे बारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशाने का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवार की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना आरंभ कर दिया। हमारी सेना इन आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की रह गई। अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही समय का विलंब है। तो क्या है, अब उन्होंने बताया कि वीर सिंह की जो सेना है वो इन छूचे वार नहीं, वो सचमुच के सचमुच में वार कर रही है और हमारी सेना जो है इनका जमकर मुकाबला कर रही है। उन्होंने क्या है, एक दीवार की आड़ में एक ऐसा स्थान चुन लिया जहाँ से वो गोलियों को वार कर रहे हैं और हमारी जो सेना है वो एकदम भौचक्की रह गई। लेकिन अब हाड़ाओं की युद्ध सामग्री जो है वो खत्म हो गई है और वो जल्दी हार जाएंगे। कुछ ही समय का बस विलंब है। महाराणा कहते हैं ये भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि मुझे बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। ठीक है, तो अभी महाराणा जी कहते हैं कि मुझे बहुत ही संतोष हुआ ये जानकर कि ये नकली जो खेल था ये भी अगर इतनी आसानी से ही मैं झंडा फहरा सकता था, इतनी आसानी से ही मैं इस पर ध्वज फहरा लेता तो मुझे इससे संतोष नहीं मिलता। अच्छा ही है इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई और मुझे वीर सिंह जैसे वीर पुरुष पर गर्व है, प्रसन्नता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सके, यानी उनको कुछ ना हो। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की, साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी का ही पताका फहराएगी। तो क्या था, अभी जब अभय सिंह ने देखा कि वहां पर असली में युद्ध में गोले की बौछार चल रही है, तो ये देख के कुछ समय के लिए उन्होंने सफेद झंडा रखा और वो स्वयं दुर्ग में गए और वहां जाकर उन्होंने वीर सिंह से उनके वीरता की, उनके साहस की प्रशंसा की और कहा कि वो व्यर्थ में इस युद्ध में अपने प्राणों की बलि ना दे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो महाराणा के नौकर हो, तो उनके विरुद्ध हथियार तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है और हम उस चुनौती का उत्तर देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। महाराणा, यदि हमसे हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो उन्होंने खुशी खुशी दे देंगे, हमें कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, हम कायर नहीं है। इसीलिए क्या है, अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है, उसका अपमान होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। और हम इसी तरह से क्या है, युद्ध करते रहेंगे जब तक मेवाड़ में एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो क्या है, जब तक मेवाड़ में कोई भी हाड़ा है हम इसी तरह से उस पर आक्रमण करते रहेंगे। तो हाड़ा लोग वो थे, वो बूंदी राज्य पर आक्रमण, नकली बूंदी के दुर्ग पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थे। वो क्या थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस नकली दुर्ग के लिए भी अपने प्राणों के बलि देने के लिए तैयार थे। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है, अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे वीर सिंह पैदा होते हैं, तेज धमाका और प्रकाश का होना। फिर महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, बोलने के बाद से वीर सिंह के प्राण पखेरु हो गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सकेंगे। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। तो महाराणा क्या कहते हैं कि देखो अभय सिंह, बोलने के बाद से वीर सिंह के प्राण जो है वो उखड़ गए हैं
और क्या है, बूंदी के मतवाले सिपाही जो है सदा के लिए सो गए हैं। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो खुशी खुशी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अब हमने विजय प्राप्त कर ली है, जाओ दुर्ग के मेवाड़ पर पताका फहराओ और विजय सिंह के शव को, वीर सिंह के शव को क्या है, आदर के साथ यहाँ पर लेकर आओ। तो इस तरह से वीर सिंह ने अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने दुर्ग के लिए, अपने बूंदी दुर्ग के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने बलि दे दी, जिसको देखकर महाराणा जी ने भी ऐसी जन्मभूमि और ऐसी माँ जननी के लिए ऐसी माँ जननी को बहुत ही शत प्रणाम किया है कि धन्य है वो भूमि, धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है। फिर महाराणा कहते हैं, अब अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा कहते हैं, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यक्ति के दम ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। तो महाराणा जी जो है वो इस पर क्या है, वो करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज इस व्यर्थ के युद्ध में मेरे बहुत सारे प्राण से प्यारे सैनिकों की, निर्दोष सैनिकों की जान ले ली गई है। चारनी का प्रवेश। चारनी, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। ये देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। मैं सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुभुंजी बज रही है। तो अब चारनी कहती है कि अब तो आपको शांति मिल गई होगी। अब देखिए, मेवाड़ में जो दुर्ग था, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सैनिक जो है वो पताका फहरा रहे हैं। और देखिए कितने सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई है, किस तरह से यहाँ पर लाशों का ढेर लग गया है। अब तो आपको शांति मिल ही गई होगी। महाराणा कहते, चारनी क्यों पश्चाताप से विकल्प प्राणों की तुम और दुखी करते रहो। न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिया है, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो वो समझ गए कि ऐसी वीर जाति को अपने अधीन करना मेरा सचमुच पागलपन है, क्योंकि वो सचमुच हाड़ा लोग जो थे सच में इतने वीर थे कि वो यमराज के सामने भी आने से नहीं डरते थे। उनके अंदर दृढ़ निश्चय और साहस की कोई भी कमी नहीं थी। वो एकदम साहस से भरे हुए थे। वो अपने प्राणों की बलि देने के लिए जरा भी चूक नहीं पाते थे। तो क्या था कि अभी उन्हें समझ में आ गया था कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे थे। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठे हुए, चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस घटना को भूल सकेगा। वो अभी क्या है, वो अपने इस अपराध के लिए वीर सिंह के शव के पास बैठकर उनसे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज इस घटना को भूल नहीं पाएगा। फिर राहेमू का प्रवेश। राहेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है और न कोई महाराणा है। सब देश, जाति और वंश की मान सुरक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही सजरों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी की हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रही हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। यहाँ पर वीर सैनिक के बलिदान से सभी को अपनी जन्मभूमि का मान करना आ गया। सब ने जान लिया कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम सब सैनिक एक ही हैं, कोई राजा नहीं है, कोई महाराणा नहीं है। हम सब की तलवारें एक जैसी हैं। तो हम क्या है, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हम कभी भी ऐसे एक दूसरे के प्रति शत्रु नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर वीर सिंह के बलिदान से उन सबको क्या था, समझ में आ गया कि अपने जन्मभूमि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर सत्य आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सभी का वीर सिंह के शव के समक्ष झुकना। अब सभी जो थे वीर सिंह के शव के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि इस अनोखे, इस विचित्र खेल में वीर सिंह जैसे वीर को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। तो ये नाटक जो है श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमने अपने मातृभूमि, जन्मभूमि के प्रति प्यार और श्रेय देखा है कि वीर सिंह जैसे वीर पुत्र ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। जरा सा भी संकोच नहीं किया। यानी वो नकली में भी, यानी
किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपनी मातृभूमि का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। तो क्या है, उससे सभी को यही सीख मिली बच्चों कि हम अपनी मातृभूमि का अपमान सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी के मुंह से गलती में भी अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और उनके लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार रहेंगे, जिससे सामने वाले आपका शत्रु भी आपके इस दृढ़ साहस, आपके इस ईमानदारी को देखकर, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्नेह को देखकर वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए, वो भी आपके सामने झुक जाए। तो बच्चों, क्या था, बाद में ये दोनों आपस में एक हो गए, इन्होंने एकता के साथ अपने राज्य को चलाया। तो आपको भी क्या करना है कि ऐसी दुश्मनी, ऐसी शत्रुता को छोड़कर अपने हर किसी को एकता के साथ रहना है। तो लड़ाई में, झगड़े में कुछ नहीं रखा, तो एकता में है, वो किसी चीज में कुछ भी नहीं है। तो हमें एक साथ मिलजुल कर सभी को काम करना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी मन में दार नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपने नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।